तो बच्चों आज जो है अगेन मैथ्स 2 का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही छोटा चैप्टर है, जिसके अंदर आप ध्यान से देखो तो एक लौता टॉपिक है और उस टॉपिक से आपको एक सवाल बोर्ड एग्जाम में और एक सवाल जो है सीईटी में आ जाता है। ज़्यादा आपको टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक सवाल कंफर्म है और आप सॉल्व भी कर पाओगे, इतना इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज बर्नौलिस ट्रायल, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है और उसमें हम किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को समझाने के लिए मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से आपको समझा के देता हूँ कि किस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट सवाल से शुरू करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। सवाल में आपको सबसे पहला चीज़ ढूंढना पड़ता है व्हाट इज बर्नौलिस ट्रायल। मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया गया, तो वो क्या हो गया, कॉइन टॉस करना ये आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब इस कॉइन टॉस में अगर इसी कॉइन टॉस को आप n टाइम्स परफॉर्म करो, जैसे 5 बार कॉइन को टॉस किया, तो आपका जो ट्रायल हो गया एक कॉइन टॉस 5 टाइम्स, तो जो 5 टाइम्स आपने ट्राई किया वो आपके हो गए नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्नौलिस ट्रायल्स। ठीक है, अब इस बर्नौलिस ट्रायल के लिए एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला आप समझ लीजिए, उसी फार्मूले में सारी चीज़ें छुपी हुई है। तो वो फार्मूला है P x इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू NCR P की पावर R Q की पावर R। तो बर्नौलिस ट्रायल ऐसा ट्रायल है जिसके अंदर आप किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स ट्राई करते हो, वो बर्नौलिस ट्रायल हो गया। और मेजरली उसके दो ही आउटकम होते हैं, एक होता है सक्सेस, दूसरा होता है फेलियर। जैसे कि ये एग्जांपल में हम लोग बर्नौलिस ट्रायल से एक्सपांशन करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप बर्नौलिस ट्रायल में आपको ढूंढना होता है व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल, दैट इज वैल्यू ऑफ n। उसके बाद आपके पास एक सक्सेस डिफाइन किया रहेगा क्वेश्चन में, जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे p के साथ। इसमें आपको ढूंढना है n p। बस आपको दो चीज़ मिल गई बर्नौलिस ट्रायल में, n और p, तो उसी से आप सारे सम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले लिया है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक डाई को 6 बार थ्रो किया, तो एक डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो वो हो गया अपना नंबर ऑफ 1 ट्रायल्स। उसी को 6 बार परफॉर्म किया तो इसका जो n का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। हर बार सवाल में सक्सेस आपको डिफाइन रहेगा, आपको ढूंढना होगा कई बार। तो यहाँ पे बोला है गेटिंग एन ऑड नंबर, p क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। जो p होता है ना, जो p की वैल्यू होती है ना, वो जो एक ट्रायल के लिए होती है, जैसे एक डाई को थ्रो करने के बाद उसी से आप p निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए एक डाई को थ्रो करेंगे तो यहाँ पे ऑड नंबर आने के कितने चांसेस है। डाई थ्रो करते हैं तो आपको सैंपल स्पेस पता होगा कि उसमें आता है 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर्स, 6 आउटकम्स आते हैं इसके। उसमें से ऑड नंबर कितने होंगे, ऑड नंबर होंगे 3, तो 6 में से ऑड नंबर हो गए 3। तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी लिखनी होती तो कैसे लिखते हैं हम लोग, कितने उसके आउटकम पॉसिबल है अपॉन टोटल कितने आउटकम पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो फाइनली जो p का वैल्यू आया है वो आया है 1/2। ये हो गया आपका सक्सेस। फिर उसके बाद आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस। फेलियर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर नहीं आने के चांसेस। तो ये आप जनरली इस फॉर्मूला से निकालिएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, सक्सेस प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। तो आपको फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस करना है। तो जैसे कि 2 में से 1 चांस है सक्सेस का, तो वैसे ही आप माइनस करिए, 1 में से हाफ माइनस हो गया तो यह हो जाएगा हाफ, मतलब Q का वैल्यू भी क्या आ गया, हाफ। तो 2 में से 1 चांसेस होगा फेलियर का भी। इज इट क्लियर। आपको सवाल में दो ही चीज़ ढूंढना है, n p, Q तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये आपको क्वेश्चन में ढूंढना होगा, डिफाइन किया होगा
बहुत आसानी से आप पी निकाल लेंगे। अब आपके पास फॉर्मूला है, उसके हिसाब से सॉल्व करना चालू करना है। तो पहला सवाल है इसके अंदर कि आपको 5 सक्सेस मतलब आर की वैल्यू हो गई 5, तो क्या होगा पहला सवाल में आपको x इज इक्वल टू 5 के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एन सी आर, तो n की वैल्यू है आपके पास 6, तो जाएगा 6c 5 p की पावर 5 मतलब हाफ की पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा हाफ की पावर 1। यहाँ पे लिखा है मैंने n माइनस आर होगा, थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, ये p की पावर r और q की पावर n माइनस आर, ठीक है। चलिए अब 6c5 ये आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ NCR का फॉर्मूला। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 9 में पढ़ी होगी, क्लास 11 में पढ़ी होगी, तो आपको ये बात पता होगा कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसमें n की जगह 6 और r की जगह 5 डालकर सॉल्व करोगे तो 6c5 जो आएगा वो 6 आएगा और हाफ की पावर 5 और यहाँ पे हाफ की पावर 1, तो टोटल हाफ की पावर कितनी हो जाएगी 6। ये आपका रिजल्ट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, डेसिमल में आप आंसर निकालोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, या तो फिर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। 2 की पावर 6 कितना हो जाता है 64, ठीक है। अब यहाँ से 2 से डिविजिबल होगा, उसके बाद जो है फाइनल डिवीजन आप करके फाइनल डेसिमल में आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। समझ में आया। सबसे पहले आपको ढूंढना है n। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, और n की वैल्यू कैसे निकालनी है आपके पास क्वेश्चन में दे रहेगी। उसके बाद p क्या होगा वो भी क्वेश्चन में डिफाइन रहेगा। p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिफाइन रहेगा, वो आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालना होगा तो पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम डिवाइड करके आपको मिल जाएगा। क्यों तो फॉर्मूला से निकालोगे। उसके बाद एक एक करके जो भी पूछेगा आपसे सवाल फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, बोला एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब कम से कम 5 सक्सेस। तो 5 सक्सेस से ज़्यादा आएगा तो चलेगा क्या? हाँ, कम से कम बोला ना एटलीस्ट, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 सक्सेस भी चलेगा सर और 6 सक्सेस भी चलेगा सर, तो 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 5 सक्सेस और 6 सक्सेस दोनों के लिए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा बताओ। अभी 5 सक्सेस करे तो हमने सॉल्व किया था, क्या आया था बताओ 6c5 p की पावर 5 q की पावर 1। 6 सक्सेस के लिए करिए 6c6 p की पावर 6 q की पावर 0। अब आपको सारी वैल्यूज डालनी है, p और q की वैल्यू भी डाल देनी है, तो 6c5 ये आप कैलकुलेट करिएगा, या तो आप एक चीज़ याद रख सकते हो जिससे आपका सम सॉल्विंग इजी हो जाएगा। n-1 और nc1 इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट n आती है, और ncn और nc0 इन दोनों की वैल्यू डायरेक्ट 1 आती है। तो आप ये देख सकते हो 6c5 मतलब ये हो जाएगा ncn-1 वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट n मतलब 6 आ जाएगी, इंटू p की पावर 5 मतलब हाफ की पावर 5 और ये हाफ की 1 पावर हो जाएगी, प्लस ncn ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा डायरेक्ट, हाफ की पावर 6 और वहाँ पे हाफ की पावर 0 तो नहीं लिखना है, तो ये हाफ की पावर 6 ही हुआ टोटल, और यहाँ पे भी हाफ की पावर 6 कॉमन ले लो और ये बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1, तो मिला के हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7/2/6। फाइनल कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से सवाल इसके अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक और इसके अंदर क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है एटमोस्ट 5 सक्सेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस। 5 सक्सेस से ज़्यादा नहीं चलेगा मगर 5 सक्सेस से कम चलेगा, याद रखने का। एटमोस्ट 5 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से कम चलेगा मगर 5 से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो 5 से कम कितना चलेगा? तो 5 सक्सेस चलेगा क्या? हाँ,
फिर 4 सक्सेस यस, 3 यस, 2 यस, 1 हाँ, 0 सक्सेस यस। तो 0 से लेके 5 तक सारे सक्सेस चलेंगे यहाँ पे। अब इतने सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, इतने बार एनसीआर और पी की पावर और क्यू की पावर को कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक जो भी दिया होगा वहाँ से वहाँ तक पूरा फाइनल। तो अगर मैं बात करूँ तो 0 से लेके 6 तक के P1 P2 पूरे P5 और P6 इन सब का सिग्मा ऑफ जो 6 के 6 प्रोबेबिलिटीज़ है इनका टोटल कितना आना चाहिए था 1। और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल चाहिए। तो मैं क्यों ना डायरेक्ट इस P6 को वहाँ भेज दूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P6। क्या मैं इन पांचों का सम जो है इनकी जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस P6? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मैं क्या लिखा, ये पांचों का सम लिखने की जगह पे लिखा 1 माइनस जो रिमेनिंग वाला है, क्योंकि टोटल तो 1 ही आने वाला है। तो इस तरीके से मैं सम को सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी से, और P6 अभी अभी हमने निकाला फर्स्ट सम में, सेकेंड सम में निकाला था, क्या आएगा था 6C6 P की पावर 6 और Q की पावर 0। 1 माइनस 6C6 ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हाफ की पावर 6। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 2⁻6 माइनस 1/2⁻6। इस कैलकुलेशन को करते ही आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है? एक दो और सवाल कर ले ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। एन पी कैसे ढूंढना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब अगले सवाल में आप खुद से वीडियो को पॉज करिए, एन पी लिखने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एन पी मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब एक कार्ड को ड्रॉ किया, देखा कौन सा कार्ड है, उसके बाद उसको रख दिया, फिर से वापस ड्रॉ किया, फिर देखा, फिर रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट मतलब देखने के बाद वापस से रख देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो एक एक कार्ड को जब ड्रॉ करा था वही टाइम उसी कार्ड को 5 बार उसने ड्रॉ किया, तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 5। ठीक है, एन की वैल्यू हो गई आपकी 5। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है स्पेड कार्ड का, मतलब सक्सेस कब मिलेगा मुझे, जब स्पेड कार्ड आ जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि टोटल 52 कार्ड्स में से स्पेड कार्ड होते 13। 13 1 जा 13 4 जा, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब आपको मालूम है 4 में से एक चांसेस है सक्सेस के, तो फेलियर के चांसेस होंगे 1 माइनस 1/4, जो कि आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो 3/4। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सक्सेस का एक चांस है तो 4 में से, तो फेलियर के 3 चांसेस हो गया। अब आप मैच कर सकते हो अपने आंसर को कि क्या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर ऐसे ही आए थे कि कुछ और आए थे। ठीक है, चलिए अब मुझे देखना है सवाल क्या है। पहला सवाल हमसे पूछा है ऑल द 5 कार्ड्स आर 6, मतलब 5 के पाँचों आपकी सक्सेस हो जाना चाहिए। तो x इक्वल्स टू 5 के लिए सवाल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5C5 P की पावर 5 और फेलियर के चांसेस 0 है। 5C5 हो जाएगा 1 और सक्सेस था 1/4 की पावर 5, तो ये फाइनली हो जाएगा 1/4 की पावर 5। तो ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड में बोला ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब 3 बार सक्सेस होना चाहिए। तो Px इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 5C3 P की पावर 3 और Q की पावर n माइनस R 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, लास्ट सवाल में पूछा, ये कैलकुलेशन कर लोगे आप। लास्ट सवाल में आपसे पूछा है नन इज स्पेड, मतलब एक भी सक्सेस नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 5C0 P की पावर 0 हो जाएगी, तो मत लिखो तो भी चलेगा, और Q की पावर हो जाएगी आपके पास 5।
क्योंकि पाँचों के पाँचों फेलियर है। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको सवाल में एन ढूंढना है, पी ढूंढना है, जस्ट इट। उसके बाद जैसे जैसे पूछा है फॉर्मूला पुट करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल में मैं फिर से सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके आप एन पी लिखने की कोशिश करिए, फिर आप देखिए कि आपका एन पी हमारे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला है ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। तो आप 5 सवाल है, तो हर सवाल में 3 ऑप्शन है आपको सही आंसर टिक करने के लिए। तो सही जवाब होने के चांसेस कितना हो जाएगा 1/3, मगर उसको बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं क्या पूछा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कैंडिडेट हु गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हर सवाल का जवाब देना, मतलब हर बार उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसे 5 बार एक्सपेरिमेंट मतलब 5 सवाल का जवाब दिया, और उसके सही होने के चांसेस 3 में से एक ही सवाल सही होगा ना, तो 3 में से एक चांसेस होगा कि वो सही आंसर निकाल पाए, और गलत आंसर के चांसेस है 3 में से 2 गलत ऑप्शंस होंगे इसके पास। अब बोला है कैंडिडेट को कितने सही आंसर चाहिए, 4 और मोर। x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। गैस करना है, तुक्का मार रहा है आप लोग की तरह। तो यहाँ से हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू 4 और पी एक्स इक्वल्स टू 5। पी एक्स इक्वल्स टू 6 होगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 ही सवाल है तो 6 सवाल का जवाब कैसे दे देगा वो। इस फॉर्मूले से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। पी एक्स इक्वल्स टू 4 तो क्या हो जाएगा बताओ, 5c4 p की पावर 4 और q की पावर 5 - 4 दैट इज 1। यहाँ से हो जाएगा 5c5 p की पावर 5 और q की पावर 0। फाइनली 5c4 कितना आ जाएगा, 5 p की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4 और हो जाएगा 2/3 प्लस 5c1 और p की पावर 5। अब आप देख सकते हो 1/3 की पावर 5 टाइम्स कॉमन आ रहा है, 1/3 की पावर 5 टाइम्स कॉमन आ गया। क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा और 2 बचेगा। 5 2 10 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 10 + 1 11। तो फाइनली ये हो जाएगा 11/3 की पावर 5। इसको आप लॉग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल आंसर डेसिमल में कैसे निकला है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक ऐसा सवाल कर लेते हैं जिसमें मीन और वेरिएंस पूछता है। तो आपको याद रखना है मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एन पी, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन पी क्यू। इस फॉर्मूले से आप मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो, और आज तक बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए वो जनरली मीन और वेरिएंस के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट पहला सवाल किया जाए। पहले सवाल में n का वैल्यू दिया है 10 और p का वैल्यू दिया है 0.4, तो q का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 0.6। अब आपके पास n p q तीनों ही आ गया। अब आपको पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, एन पी। n और p को मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास रिजल्ट आ गया, और वेरिएंस का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एन पी क्यू, तो 10 × 0.4 × 0.6, तो ये हो जाएगा 2.4। सेकेंड सवाल में आपके पास p दिया है और एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है। तो बताइए अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है n × p। अब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है 6 और n का वैल्यू दिया है 0, नहीं दिया है, n का वैल्यू तो नहीं दिया था ना, और p का वैल्यू दिया है 0.6। अब आप 0.6 को यहाँ भेजोगे तो n का वैल्यू फाइनली आ जाएगा 10। अब n आ गया आपके पास, p तो दिया हुआ था तो आप q भी निकाल सकते हो, तो n आ गया 10, p दिया था 0.6 और q आपका आ जाएगा 0.4। अब आप वेरिएंस ऑफ x भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दैट इज एन पी क्यू। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आने वाला है 2.4। ठीक है, तीनों सवाल हो गए। तीसरा सवाल एक और है,
उसको भी कर लेते हैं हम लोग। तीसरे सवाल में आपके पास n दिया हुआ है 25 और एक्सपेक्टेड वैल्यू दी गई है 10। तो बताइए एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, n इंटू पी। n का वैल्यू दिया है 25 और ये दिया है 10, तो फाइनली p यहाँ से मुझे मिल जाएगा 10/25। तो p का वैल्यू आ गया 2/5, मतलब 5 में से 2 चांसेस है सक्सेस के। तो q का वैल्यू हो जाएगा 3/5। अब 1 माइनस भी करके निकाल सकते हो। n आ गया, p आ गया, q आ गया, तीनों चीज़ आ गई। अब वेरिएंस आप बहुत आसानी से निकाल लोगे तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं मीन और वेरिएंस, ये सबसे इजी सवाल आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दिया होता है। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है। चलिए ये वाला पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके बाद में और एक टाइप का जो सवाल आता है वो भी बता देता हूँ। तो पहले आप वेरिएंस निकालोगे। वेरिएंस क्या था, एन पी क्यू। तो n का वैल्यू है 25, p का वैल्यू है 2/5 और ये है 3/5। तो 5 5 25 गया और ये आंसर आ गया 6। तो वेरिएंस ऑफ x आ गया 6। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है, तो ये आता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो फाइनली जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो आया अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है। तो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों ही अब आप निकाल पाओगे। एक और सवाल आता है जिसमें आपके पास वेरिएंस और मीन दिया होता है, तो तब आप उनको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको Q मिल जाता है। फिर Q से आप P निकाल लोगे, ठीक है। इसको डिवाइड करते क्या मिल जाएगा, Q का वैल्यू मिल जाएगा और Q से आप P निकाल लोगे। एक बार P और Q मिल गया तो मीन के फॉर्मूले में रख कर आप N भी निकाल सकते हो। और एक चौथा सवाल जो है ना वो इस टॉपिक पर भी आता है। तो होप सो आप इस चैप्टर को हल्के में ना लें, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अब आप देख सकते हो आधे घंटे के अंदर आप ये चैप्टर को सीख कर सारे सवाल कर भी सकते हो। बोर्ड एग्जाम में कंफर्म ये क्वेश्चन है, जनरली मीन वेरिएंस से देता है। तो कभी कभी आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन से भी सवाल आ गया तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल आने वाले हैं। और जो सीटी में वो एक क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे बस ये आधे घंटे के वीडियो देखकर। सो होप सो फिर से मिलेंगे, सीटी के सवाल करेंगे हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरे चैप्टर कौन सा पढ़ाना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए।